Hi everyone, myself Dr. Milind, and today's topic of discussion is under endocrinology section as we are discussing about the bones. तो आज बोन का द मोस्ट एनाबॉलिक हार्मोन दैट इज पैराथायराइड हार्मोन आज अपने उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत में करूंगा हाइपर पैराथायराइडिज्म से और पैराथायराइड के फंक्शन से, देन आई विल गो विथ हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है, अगर वॉइस और वीडियो में कोई भी इशू है तो आप प्लीज डू कम्युनिकेट इन बिटवीन, डू नॉट टू बी afraid to communicate। ठीक है, सो सबसे पहले अपनी बात करते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। सो पैराथायराइड हार्मोन आपकी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, कैल्शियम को कम नहीं होने देता, कैल्शियम को एक नॉर्मल रेंज में मेंटेन करता है। अब होगा क्या, आपकी बॉडी ज्यादा कैल्शियम भी नहीं चाहती, कम कैल्शियम भी नहीं चाहती, तो पैराथायराइड और कैल्सिटोनिन एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। पैराथायराइड और कैल्शियम को बढ़ाने की कोशिश करता है, कैल्सिटोनिन कैल्शियम को कम करने की कोशिश करता रहता है। तो पैराथायराइड हार्मोन कहाँ से कैल्शियम को बचाएगा? पहली बात, वो अपनी बॉडी से निकलने नहीं देगा, मतलब इट विल डिक्रीज द ट्यूबुलर एक्सक्रीशन ऑफ द कैल्शियम, दैट इज डिक्रीज क्लियरेंस ऑफ द कैल्शियम। सेकंड, वो गट से रीअब्सॉर्ब ज्यादा कराएगा ताकि ब्लड में लेवल्स बढ़ाए कैल्शियम का। ओके, थर्ड वन, वो क्या करेगा, बोन को तोड़ेगा, बोन को रिजॉर्ब होने से भी कैल्शियम रिलीज होता है। ठीक है, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग समझो, जो कि अपना बोन पे जो पैराथायराइड का इफेक्ट है दैट इज वेरी डिप्लोमेटिक, है ना। अगर पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा होगा तो बोन का रिजॉर्प्शन ज्यादा कराएगा, देन इट विल डिस्ट्रक्ट द बोन, बोन बहुत वीक हो जाएगी, जैसे कि हाइपर पैराथायराइडिज्म में होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। बट इफ योर पैराथायराइड हार्मोन इज एब्सेंट, अगर आपने सीकेडी का चैप्टर मेरे से सुना हो तो मैंने वहां आपको बताया था, पैराथायराइड हार्मोन इज लो, इट इज द मोस्ट एनाबॉलिक हार्मोन फॉर योर बोन्स। तो अगर वो लो हो जाएगा, देन इट विल कॉज एडायनेमिक बोन डिजीज, देयर विल बी नो टर्नओवर ऑफ द बोन, स्टिल द बोन विल बिकम वीकन। तो पैराथायराइड हार्मोन अगर एप्रोप्रिएट अमाउंट में आता है, इट इज वेरी वेरी गुड फॉर योर बोन्स एंड यू नीड इट। इसीलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ऑस्टियोपोरोसिस के केस में जब पेशेंट एलिंड्रोनेट लेने के बावजूद उसको फ्रैक्चर हो जाता है, तो आप सबका बाप हार्मोन यूज करते हो, दैट इज पैराथायराइड हार्मोन की। यार अगर एलिंड्रोनेट लेने के बाद भी उसको फ्रैक्चर हो रहा है तो अपने को सबसे ज्यादा एनाबॉलिक हार्मोन देना पड़ेगा ताकि बोन की ग्रोथ अच्छी हो, तो यू यूज पैराथायराइड हार्मोन, तो जो कि एडिकेट अमाउंट में पल्सेटाइल फॉर्म में डेली सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में दिया जाता है, ना कि इन्फ्यूजन में, बिकॉज इट इज अ पल्सेटाइल हार्मोन। तो उसके कारण इट विल प्रमोट बोन ग्रोथ एंड इट विल cause good deposition of the bone matrix, but it should not be given for more than 2 years, otherwise side effect क्या होगा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, that is osteosarcoma। अब अपने बात करेंगे वो द मार्कर, ब्लड मार्कर ऑफ बोन टर्नओवर। तो पिछली बार मैंने आपको बताया इट इज एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज जब बढ़ता है, जब बोन का टर्नओवर बढ़ता है, और टर्नओवर ज्यादा होना इज नोन एज बोन डिस्ट्रक्शन, मतलब बहुत ज्यादा बोन टूट रही है और उस प्रोपोर्शनेट में बन नहीं पा रही, दैट इज द इंक्रीज टर्नओवर एंड इट विल कॉज दैट lytic lesions in the bone and alkaline phosphatase will be raised, है ना। other physiological causes, please I just want to know कि यार किसने पिछले वाला लेक्चर ढंग से अटेंड करे, कोई बंदे बताओ what are the other sources of the alkaline phosphatase, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। What are the other sources of alkaline phosphatase, or other way around I am asking you, what are the physiological causes of raised alkaline phosphatase? One is liver, very good Abhishek, it is sign of obstructive jaundice if GGT and bilirubin are raised। Second, please कोई बताओ, छोटा बच्चा है उसका एल्कलाइन फॉस्फेटेज 10 साल का बच्चा है 250 आ रखा है, तो क्या उसका बोन स्कैन करवाओगे? क्या नहीं करवाओगे, बिकॉज बोन ग्रोथ हो रही है, छोटे बच्चे का बोन बढ़ रहा है, दैट इज इंक्रीज टर्नओवर, तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज विल बी नेचुरली फिजियोलॉजिकली रेज्ड। ठीक है, last is pregnancy, very good, both of you Abhishek and Ashish, placenta is a source of अपना alkaline phosphatase, that is why physiologically pregnant females will have raised alkaline phosphatase। ये सब बातें पता होनी इसलिए जरूरी है क्योंकि अब जैसे like you are sitting in a PHC, CHC or a district hospital, आपके पास एक pregnant female आई, रूटीन जांच करा के she is a very well educated person, वो बोल रही है मैं हर 3 महीने में ब्लड वर्क कराती हूँ ताकि मेरा बच्चा ठीक रहे, मेरे में कोई कमी ना हो, और वो आपके पास आती है सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी सब करा के, और उसमें एल्कलाइन फॉस्फेटेज 250 आता है, 250 आता है, और नाउ शी विल हरिंग विद टू यू, और उसने नेट पे देखा एल्कलाइन फॉस्फेटेज इज अ मार्कर ऑफ जॉन्डिस,
इट इज ए मार्कर ऑफ लिवर इंजरी, वो आपके पास घबराती हुई आएगी, डॉक्टर साहब आप बताओ ये मेरी लिवर की जांच पड़ी हुई है तो क्या करूं। देन इफ यू आर नॉट वेल रेड इनफ ना, तो आप उसकी सोनोग्राफी पहले लिवर की टेक्सचर के लिए करा दोगे, फिर उसकी सीटी भी करा दोगे, फिर आप उसको ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस का वर्कअप भी करा दोगे, और क्या पता अगर आपने ज्यादा ही आपको नशा चढ़ गया तो शायद आप लिवर बायोप्सी भी करा दो, और इवेंचुअली एवरीथिंग विल टर्न आउट नॉर्मल। तो आपने को अननेसेसरी इतने सारे टेस्ट को जाने की जरूरत पड़ी जबकि कोई नीड नहीं थी, बिकॉज वो उस पेशेंट में प्रेग्नेंट है तो उसके कारण फिजियोलॉजिकली रेज्ड है, सो देयर इज नो नीड ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन। दैट इज व्हाई यू नीड टू जज हाउ टू रीड द रिपोर्ट्स, है ना। जैसे 10 साल का बच्चा आपके वार्ड में एडमिट है, इधर यू आर ए पीडियाट्रिशियन, या 14 साल का बच्चा है, यू आर ए मेडिसिन गए और वो किसी रीजन से डीके के रीजन से एडमिट हुआ है, उसका एल्कलाइन फॉस्फेटेस 300 है, डू नथिंग अबाउट इट। इफ कैल्शियम फास्फोरस एंड विटामिन डी आर नॉर्मल, डू नॉट नीड टू वरी। सो दिस इज अबाउट एल्कलाइन फॉस्फेटेस। कुछ चीजें कहाँ बढ़ेगा, कहाँ अकेले एल्कलाइन फॉस्फेटेस कहाँ बड़ा होता है विद द नॉर्मल जीजीटी इज बेजेट्स डिजीज, उसमें कैल्शियम नॉर्मल होगा, फास्फोरस नॉर्मल होगा। एल्कलाइन फॉस्फेटेस क्या नाम लो कहाँ होगा, हाइपोफॉस्फेटेमिया के कारण, ठीक है। और एल्कलाइन फॉस्फेटेस ज्यादा होगा रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया में, लेकिन उनमें आपको कैल्शियम फास्फोरस नॉर्मल नहीं मिलेंगे, उसमें लो मिलेंगे, क्योंकि रिकेट्स इज ए विटामिन डी डेफिशिएंसी सिंड्रोम इन द किड्स एंड ऑस्टियोमलेशिया इज ए विटामिन डी डेफिशिएंसी सिंड्रोम इन द एडल्ट्स। लेकिन दोनों में विटामिन डी कम होता है तो कैल्शियम फास्फोरस दोनों की अब्जॉर्प्शन गट से कम होता है, दोनों का ही लेवल कम मिलेगा, और both will have increased alkaline phosphatase due to increased bone destruction। टूटेगा बोन तो पेशेंट का लाइटिक लीजन होएगा। सो दिस इज अबाउट alkaline phosphatase। नॉर्मल alkaline phosphatase मैंने पिछले लेक्चर बताया था, ऑस्टियोपोरोसिस मिलेगा, ऑल ब्लड फाइटिंग्स विल बी नॉर्मल, विटामिन डी माइट बी लो। तो इस पेशेंट के अंदर आपको alkaline phosphatase नॉर्मल मिलेगा, बिकॉज देयर इज बोन डिपोजिशन का, मैट्रिक्स का डिपोजिशन कम हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ज्यादा नहीं हो रहा। एंड मल्टीपल माइलोमा alkaline phosphatase might be normal but calcium will be raised, ठीक है, लेकिन it is not always positive, ठीक है। और उसके अलावा लास्ट इज हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में alkaline phosphatase लो नहीं मिलेगा, प्लीज ध्यान रखना, नॉर्मल मिलेगा, ठीक है। जस्ट गिव ए थम्स अप अगर आज मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ, आपको स्पीड कंफर्टेबल हो या मैं थोड़ा स्लो चलूँ आप लोगों के लिए। बाकियों की कोई ओपिनियन ही नहीं है कि डोंट, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। सो गुड, है ना, अपनी इसी स्पीड से चलेंगे। अब अपने डिस्कस करते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। देखो आपको पैराथायरॉयड की लेआउट समझ आ गया, इसका काम क्या है, कैल्शियम को नॉर्मल लेवल मेंटेन रख के रखना, मतलब ज्यादा रखे रहना, मतलब लो नहीं होने देगा, बढ़ाए रखेगा। तो अगर पैराथायरॉयड ज्यादा हो जाएगा तो आप समझो वो चारों तरफ से कैल्शियम को रोकने की कोशिश करेगा, तो किडनी से एक्सक्रीशन नहीं होने देगा, किडनी से एक्सक्रीशन नहीं होने देगा तो क्या होगा, तो कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा। अपना गट से अब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा तो कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, और लास्टली वो बोन का रिजॉर्प्शन बढ़ा देगा, और बोन का रिजॉर्प्शन जब भी बढ़ेगा तो पेशेंट का अल्टीमेटली ऑस्टियोपोरोसिस होगा, फ्रैक्चर होगा। सो दीज आर द फाइंडिंग्स that you will find in hyperparathyroidism and these are mostly related to increased calcium level only। तो अब मैं बात करूंगा इसके कॉजेस की, है ना। तो कॉजेस में भी सिंपल है, प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, सेकेंडरी के बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। तो प्राइमरी इज लाइक इडियोपैथिक, है ना, लेकिन यू नीड टू व्हेनेवर यू सी ए पेशेंट ऑफ हाइपरकैल्सीमिया, तो हाइपरकैल्सीमिया देखते आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, द टू मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरकैल्सीमिया एज आई सेड अर्लियर, वन इज प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, सेकंड इज व्हाट, hypercalcemia of malignancy, and third are tuberculosis and sarcoidosis due to granuloma। तो जो पहले दो कॉज है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप कैल्शियम ज्यादा देखते हो और उसके कारण पेशेंट को कोई भी सिम्टम आ रहे हैं, यू ऑलवेज गो फॉर पीटीएच लेवल फर्स्ट। आपका कोई भी यूनिट हेड होगा, टीचर होगा, दे विल फर्स्ट गेट ए पीटीएच लेवल बिकॉज इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज। अब पीटीएच लेवल उसका ज्यादा आता है, दैट इज प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। आपने देख लिया सीकेडी नहीं है, मतलब सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म नहीं है, प्राइमरी है। तो जब भी प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म होता है, द योर पर्पस इज टू फाइंड अदर सिंड्रोम्स, बिकॉज hyperparathyroidism is commonly present as MEN syndrome। तो MEN syndrome में MEN 1 होता है, MEN 2 होता है। मैंने इसके एक डायग्राम दे रखा है जो कि नेट से लिए, बहुत इजी सा डायग्राम है। ऐसे याद रखो, MEN 1 3P होगा, है ना, ऊपर से लेके नीचे। ऊपर क्या होगा, पिट्यूटरी का ट्यूमर होगा, ठीक है, फिर पैराथायरॉयड का ट्यूमर होगा, फिर पेनक्रियास का ट्यूमर होगा, 3P 1 2 3, ठीक है। अब आप क्या करो, MEN 1 ये हो गया तो 3P हो गया, पिट्यूटरी एडिनोमा, पैराथायरॉयड एडिनोमा, और थर्ड वन इज पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा।
अब आप मेन 2 पर आ जाओ, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, अब आप पिट्यूटरी को भूल जाओ। फर्स्ट इज पैराथायराइड, फिर सेकंड इज पैनक्रियाटिक, फिर मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड। पैनक्रियाटिक इसमें नहीं होगा, अपना पैराथायराइड एमसीटी, फीओ और हाइपर पैराथायराइडिज्म, तो यहाँ 2 हो जाएंगे, एक मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड और एक पैराथायराइड एडिनोमा, और थर्ड वन विल बी फियोक्रोमोसाइटोमा इन द एब्डोमेन। और इससे नीचे आ जाओ, मतलब यहाँ का एक पैराथायराइड अपना भूल जाओगे तो सिंपल एमसीटी, फिर फीओ, और नीचे एक और आएगा म्यूकोजल न्यूरोमा। तो जैसे हमारे पास न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस के पेशेंट आते थे, कई बार आते थे, तो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में लाइक आई यूज्ड टू मिस एज ए रेजिडेंट, सो आई डोंट वांट यू एज टू मिस दिस, कि जब भी पेशेंट हाइपर पैराथायराइडिज्म के साथ आ रहा है, तो या फिर पेशेंट न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस का, थिंक ऑफ अदर सिंड्रोम्स लाइक, उसमें आप मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड ढूंढने के लिए कैल्सिटोनिन लेवल कराओ, सिम्टम्स देखो, आप फियोक्रोमोसाइटोमा के सिम्टम्स देखो, बिकॉज फियोक्रोमोसाइटोमा का बहुत बहुत ज्यादा मॉर्टेलिटी है, ठीक है। और मैं आई विल जस्ट सजेस्ट यू यार, हाउस का एक एपिसोड है, आई डू नॉट नो द सीजन और एपिसोड नेम, उसमें फियोक्रोमोसाइटोमा की क्लासिकल प्रेजेंटेशन दी है, यू मस्ट वॉच, आप कभी फियो नहीं भूलोगे उससे, ठीक है। दिस वेरी गुड प्रेजेंटेशन, द क्लासिकल डायफोरेसिस, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, irrelevant aggression, these and episodic hypertension, these all are very well explained in that case, जो उसका वीडियो है, तो कभी आपको मौका मिले डू सी दैट। फिर अब आप सिम्टम्स देखोगे, सिम्टम में हाइपरकैल्सीमिया के सिम्टम होते हैं, दैट इज मोन्स, ग्रोन्स, स्टोन्स एंड अपना मोन्स, ग्रोन्स, स्टोन्स एंड क्या होता है, बोन्स, ठीक है। तो बोन के अंदर क्या होगा, बोन में देयर विल बी ऑस्ट्राइटिस फाइब्रोसिस सिस्टिका बोल दो, बेसिकली बोन डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाएगा। और किडनी के अंदर साइकेट्रिक मोन्स, हाँ, तो मोन्स, ग्रोन्स एंड स्टोन्स। तो एक होएगा ब्रेन पे मैनिफेस्टेशन, तो उसके कारण पेशेंट बहुत ही लेथार्जिक होएगा, लूज रहेगा, और उसमें लेथार्जी कारण वो एबनॉर्मल मोर्निंग कर रहा होगा। और ग्रोन्स का मतलब बहुत ज्यादा मरोड़े उठेंगे, मतलब पेट दर्द होगा उसका बिकॉज ऑफ abnormal motility in the gut, तो he will suffer from cramps। और stones मतलब there will be increased incidence of the renal stones, not gallstones, है ना। प्लीज गॉलस्टोन कौन सी बीमारी में ज्यादा मिलते हैं, प्लीज ये आपका पैथो और इस दोनों का क्वेश्चन है, बताओ यार, गॉलस्टोन कौन सी बीमारी में ज्यादा मिलते हैं। या चलो सर्जरी का क्वेश्चन पूछता हूँ, कॉज ऑफ गॉलस्टोन बोल दो, प्लीज ऐसे मत करना कि ये भी जवाब ना दो, सारे सब्जेक्ट पढ़ा करो। एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस का कॉज गॉलस्टोन होता है, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस गॉलस्टोन नहीं कराता, अदर वे अराउंड नहीं। आप 4F पढ़ते हो ना सर्जरी में, कॉज ऑफ गॉलस्टोन में 4F पढ़ा होगा, फैटी, फीमेल, ओवर द 40 ईयर एज, है ना, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, सो दीज आर द कॉजेस। जो डिजीज मैं आपको याद करवाना चाह रहा था, कोई पेशेंट रिकरेंट एनीमिया और गॉलस्टोन के साथ आ रहा है, थिंक ऑफ हीमोलिटिक एनीमिया, थिंक ऑफ हीमोलिटिक एनीमिया, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज एज ए फिजिशियन आप सब ब्लड चढ़ाते रहोगे, देयर इज नो रोल ऑफ डूइंग योर ए गुड MBBS और AMD अगर आप ये ट्रायड, बायड और पेंटार्ड नहीं रिकॉग्नाइज कर पाओ, ठीक है। प्लीज कोई बताएगा मेरे को TTP का पेंटार्ड बता दो, प्लीज बता दो TTP का पेंटार्ड, यार कितनी बार बता दिया तुम लोगों को, ये पता होना चाहिए, मतलब ये सिर्फ क्वेश्चंस के लिए हिसाब से रेलेवेंट नहीं है। आप हो सकता है HUS फीचर्स विद 2 एक्स्ट्रा फीचर क्या होते हैं इसमें, वेरी गुड अभिषेक, यू आर अप्रोचिंग दैट, है ना। इसका नुकसान क्या होता है ना यार, ये पेशेंट्स आप इवन और टर्शरी सेंटर पे चले जाओगे, आपके सामने पड़ा होगा, यू विल मिस दैट, इसलिए MBBS बहुत जरूरी है। पेशेंट ऐसे देख के नहीं आता कि मैं मेडिसिन का हूँ तो मेरे को सर्जरी की बीमारी नहीं हो सकती, हाँ बिल्कुल सही। फीवर विद एल्टर्ड सेंसोरियम, है ना, आपके बाकी सब फीचर मिलेंगे, एक्स्ट्रा 2 चीजें मिलेगी, पेशेंट को फीवर होगा और एल्टर्ड सेंसोरियम होगा, दे विल नॉट बी एबल टू बिहेव इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। तो यू आर राइट अभिषेक, ये आपको पेंटार्ड पता होना चाहिए, ठीक है। अब अपने बात आते हैं यार कि किस कैल्शियम लेवल पे क्या सिम्टम है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, 9 से 11, 9 to 11 इज द नॉर्मल कैल्शियम लेवल्स, धीरे धीरे बढ़ेगा तो सबसे पहले
इजी सिम्टम आएंगे जो कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, मतलब गट के और किडनी के, मतलब उसको नेफ्रोकैल्सिनोसिस होगा, लिथियासिस होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, नोजिया वॉमिटिंग होगा। फिर थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ेगा तो अब वो ब्रेन को अफेक्ट करने लगेगा। तो जब भी कैल्शियम ज्यादा होता है ना, जैसे मैंने अपने रेजिडेंसी में दो बच्चे देखे हैं दैट वर सफरिंग फ्रॉम हाइपरपैराथायरॉयडिज्म एंड दे हैड बेसल गैंग्लिया डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, है ना, वहाँ कैल्शियम बेसल गैंग्लिया में चला जाता है, तो इट विल कॉज सेकेंडरी पार्किंसनिज्म। ठीक है, प्लीज अदर कॉजेज ऑफ सेकेंडरी पार्किंसनिज्म बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये। सेकेंडरी पार्किंसन क्या होता है, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो यार। ड्रग इंड्यूस बहुत से अभिषेक, कौन कौन सी ड्रग्स ऐसी होती है जो सेकेंडरी पार्किंसनिज्म कराती है। एक तो आपकी होगी एंटी साइकोटिक्स, है ना, एक कुछ एंटी एमिटिक्स, बिल्कुल सही। डायज़ेपाम आई डू नॉट थिंक इट कॉजेज सेकेंडरी पार्किंसनिज्म। द two things that I want you to know is hypercalcemia, one I told you. Another is antipsychotics and drugs like domperidone if used in long term. थर्ड जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। जाके पढ़ना, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, एक्यूट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग causes paralysis, agitance and some features of Parkinsonism also। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट बताओ। आज थोड़ा इधर उधर मैं तुम्हारे को टेस्ट करना चाहता हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज रखने की आदत डालो, सब क्वेश्चन भी आएंगे और तुम्हारे जीवन में ये केसेस भी आएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड का ट्रीटमेंट क्या दोगे, बोल दो प्लीज। सोडियम नाइट्रेट, ये आप यार साइनाइड पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट बता रहे हो, आई गेस खुशबू, है ना, यू वर राइट इन अनदर सिनेरियो, आई गेस इट इज, आई थिंक इट इज सोडियम नाइट्राइट होता है, वो भी नाइट्रेट नहीं होता, दैट इज ए एंटीडोट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग, है ना, as far as I know, I will recheck। the main treatment, mainstay of treatment is hyperbaric oxygen। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, लाइक गैस गीजर्स का ट्रेंड, हाँ बिल्कुल सही है, O2 चैम्बर, है ना, गैस गीजर्स का ट्रेंड बहुत खराब है, डू नॉट यूज दैट एज होम। तो वो क्या होता है कि क्लोज्ड स्पेस में द अमाउंट ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीजेस एंड इट विल बाउंड टू योर हीमोग्लोबिन, और वो ऑक्सीजन को बाउंड नहीं होने देगी, और बॉडी विल सफर फ्रॉम हाइपोक्सिया। तो आपको हाइपरबारिक चैम्बर में भेजना होता है बच्चे को, ताकि वो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करके और नॉर्मल वर्क कर सके, है ना। और हाइपरबारिक चैम्बर जब मैं यूजी कर रहा था और पीजी के सेकेंड ईयर तक ना, इट वाज ओनली अवेलेबल इन वीएमएमसी एज फार एज आई नो। ठीक है, नियर बाय मेरे कहीं अवेलेबल नहीं था, लाइक, बट आप देखो टाइम कितना बदलता है। नाउ मेरी सिटी गंगानगर के अंदर भी देयर इज हाइपरबारिक चैम्बर। तो ये चीजें इसलिए पता होनी चाहिए, मान लो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल पे बैठे हो एंड यू गेट ए केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, एंड अगर आपको पता ही नहीं है कि व्हाट इज द लाइक आइडियल ट्रीटमेंट ऑफ दैट पेशेंट, और वो पेशेंट अफोर्डेबल है और वो चाहता है, लाइक दैट इज ए 20-year-old बॉय, और वो चाहते हैं कि वो किसी तरह सर्वाइव हो जाए, गुड हेल्थ में सर्वाइव हो जाए, ताकि वो अपनी लाइफ कंटिन्यू कर पाए, इंस्टेड ऑफ लाइफ लॉन्ग परमानेंट हाइपोक्सिक डैमेज से वो बेड रिडन रहे। तो अगर आप उनको गाइड भी कर देते हो ना, लाइक समटाइम्स यू डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू ट्रीट द पेशेंट, बट इफ यू नो द राइट पाथ ना, तो यू कैन गाइड देम टू द प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो अगर आपको जैसे ये चीज पता है लाइक हाइपरबारिक ऑक्सीजन इज द ट्रीटमेंट, तो आपने उसको सिम्टोमेटिक दिया एंड यू एक्सप्लेन देम कि देखो हमारे पास हाइपरबारिक चैम्बर नहीं है, इफ यू वांट, इफ यू कैन अफोर्ड, ये एक अकेला ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे आपके बच्चे के सर्वाइवल के चांसेस और क्वालिटी ऑफ लाइफ के चांसेस बढ़ेंगे। सो यू कैन रेफर टू देम, गाइड देम फर्दर। ठीक है, सो इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट ट्रीटिंग योरसेल्फ, इट इज मोस्टली अबाउट गाइडिंग देम टू द राइट प्लेसेस एज वेल। ठीक है, चलो ठीक है, इधर उधर की बात होगी। तो हाइपरकैल्सीमिया थोड़ा बढ़ेगा तो ब्रेन के सिम्टम आए, थोड़ा बढ़ेगा तो गट के सिम्टम और किडनी के सिम्टम, उससे ज्यादा बड़ा ब्रेन के सिम्टम, और सबसे ज्यादा बढ़ेगा तो ये आपको निपटा देगा, आपको कार्डियक अरेस्ट करा देगा। आप प्लीज चैट में बताओ व्हाट टाइप ऑफ द कार्डियक अरेस्ट इज कॉज्ड बाय हाइपरकैल्सीमिया। ये क्वेश्चन है, फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। सिस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए ना ये अच्छी लेवल पर धड़ल्ले से किसी भी पेशेंट को क्रैम्स आ रहा है, कैल्शियम ग्लूकोनेट देने की आदत मत डालो। 1000 में से एक पेशेंट होगा जो कभी ना कभी सडन अरेस्ट में चला जाएगा और उसको आप संभाल नहीं पाओगे इस केस को जब ये गड़बड़ी होगी।
इसीलिए आप बिना डॉक्यूमेंटेशन के अननेसेसरी इंजेक्शन, जो कि किसी को क्रैम्प्स आ रहे हैं, जस्ट गिव देम लीवोकार्निटीन, दैट इज वेरी वेल इफेक्टिव। ठीक है, डू नॉट गो फॉर ओवर एग्रेसिव ट्रीटमेंट। सिमिलरली हाइपरकैलेमिया कौन से टाइप का अरेस्ट कराता है, सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एम्स तक में यही क्वेश्चन आता है। हाइपरकैलेमिया कौन से टाइप का, सिस्टोलिक अरेस्ट होता है, डायस्टोलिक अरेस्ट होता है? डायस्टोलिक अरेस्ट। ठीक है, सब लोग आंसर दिए करो, डरो मत करो। ठीक है, यहाँ गलती करो, जैसे हमारे को एमडी के अंदर भी क्या सिखाया जाता था, जितनी गाली सुननी है एमडी के दौरान सुन लो, फाइनल ईयर के पेपर में नहीं सुनना। वैसे ही जितनी गलतियां करनी है आप लोग अभी कर दिया करो, पेपर के दौरान कुछ मत करो। अभी आप लोग मेरे सामने गलत आंसर दोगे तो आई कैन करेक्ट यू, आई कैन गाइड यू इन द राइट पाथ। लेकिन अगर आपका सूडो कॉन्सेप्ट अभी भी रिटेन रहेगा, आप शेयर नहीं करोगे ना, तो इट विल गो थ्रू आउट योर लाइफ। ठीक है, ठीक है, तो अपनों ने देख लिया कि यार 11 से 12 पे सिर्फ गट के सिम्टम आ रहे हैं, 12 से 13 पे सिर्फ न्यूरो मैनिफेस्टेशन, और 15 से पार पे पेशेंट अरेस्ट हो जाता है। So you can see the gravity of hypercalcemia, that the gravity that it can damage your body. इसलिए हाइपरकैल्सीमिया को ट्रीट करना आपको आना चाहिए और बहुत जरूरी है ट्रीट करना। तो डायग्नोसिस कैसे करते हो आप, कैल्शियम लेवल ज्यादा मिलेगा। और देखो पैराथायराइड हार्मोन क्या कर रहा था, बोन को डिस्ट्रक्ट कर रहा था, बोन डिस्ट्रक्शन से एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ेगा, बोन डिस्ट्रक्ट करके कैल्शियम लेवल बढ़ा रहा था, तो कैल्शियम बढ़ा हुआ मिलेगा, और फॉस्फोरस कम मिलेगा, बिकॉज पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम बढ़ाता है, फॉस्फोरस कम करता है, जबकि विटामिन डी दोनों चीजों को बढ़ाता है, दोनों का अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। ठीक है, फिर आप पैराथायराइड हार्मोन लेवल कराओगे, वो ज्यादा मिलेंगे, बात खत्म हुई। यूजुअली टेक्नीशियन स्कैन या सिस्टम इमेज स्कैन यूज करा जाता है, नॉर्मली अपने नहीं यूज करते अंटिल अनलेस पहले कोई नेक सर्जरी हो रखी है। नेक सर्जरी नहीं हो रखी, देन यू जस्ट ओपन द नेक एंड डिसेक्ट ऑल द पैराथायराइड हार्मोन। तो अपने बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट क्या होता है, द मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरपैराथायराइडिज्म इज सर्जिकल रिसेक्शन। व्हाट आर द फ्यू इंडिकेशन ऑफ सर्जिकल रिसेक्शन? एक तो मैंने ऊपर जितने भी बोले हैं कि अगर सिम्प्टोमेटिक हाइपरकैल्सीमिया है, जैसे उसको बार बार स्टोन्स हो रहे हैं, क्योंकि बार बार किडनी स्टोन्स होंगे, दैट विल इवेंचुअली लीड टू सीकेडी। बार बार किडनी स्टोन्स हो रहे हैं, उसका बार बार सीजर आ रहे हैं, बार बार कोमा में जा रहा है पेशेंट, या फिर उसको एरिथमिया हो रहा है, या फिर उसका एज लेस देन 50 है, तो उसकी काफ़ी एज बड़ी है और इतनी एज में वो इतना डैमेज उसकी किडनी सहन नहीं कर पाएगी। इन दीज केसेस यू इंडिकेट द पेशेंट फॉर सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ पैराथायराइड। व्हाट, पहले तो इतना बताओ कितनी पैराथायराइड ग्लैंड होती है अपनी बॉडी में? 1 2 3 4 5 6, कितनी होती है? 4। ठीक है, बिल्कुल सही। अब 4 में से निकालते कितनी है? 4 या 1 या 2 या 3 या 5, कितनी निकालते? 3.5, बिल्कुल सही कृष्णा। ठीक है कृष्ण, 3.5 इज द अमाउंट ऑफ पैराथायराइड दैट यू रिसेक्ट। क्योंकि किसी भी हार्मोन का एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी करना, जैसे हमने बताया था एग्रोमेगली में, डू नॉट गो फॉर रेडियोथेरेपी, बिकॉज आप कंप्लीट पिट्यूटरी को रिमूव कर दोगे तो लाइफ लॉन्ग आपको 3 हार्मोन देने पड़ेंगे। तो इसलिए आप हमेशा ट्राई करते हो कि किसी भी ग्लैंड को टोटल जीरो ना करो। तो आप क्या करते हो, जो बची हुई आधी पैराथायराइड होती है उसको फोरआर्म में कॉमनली इम्प्लांट करते हो, या फिर स्टेनोक्लेडोमेस्टेडोम, बिकॉज नेक डिसेक्शन इज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट डिसेक्शन, टू मच इम्पोर्टेंट नर्व्स as well as vessels are there, it is a very tendency to bleed territory। इसलिए आप एक easy to expose way में, जैसे यहाँ पैराथायराइड इम्प्लांट कर दोगे ना, तो अगर मान लो मेरे को 4 साल बाद वो पैराथायराइड वापस बढ़ता है और मेरे में सिम्टम कर रहा है, तो यू कैन जस्ट cut neck hair and you can remove the parathyroid। That is why इसका वो कंप्लीट रिमूवल की जगह आप हमेशा कोशिश करते हो कि पेशेंट अपना 3.5 रिमूव कराए और रेस्ट इट शुड बी देयर। So these are the indications of treatment, surgical resection. What is the treatment of hypercalcemia? मैंने आपको कई बार रिपीट करा दिया ABG के सेक्शन में। First that you must hydrate the patient very well because you want to dilute the calcium। आप उसको dilute करना चाहते हो, you will hydrate with NS। Then आप furosemide दोगे, ताकि furosemide salt और water के साथ साथ क्या निकलवाता है, कैल्शियम को निकलवाता है। furosemide डायूरेटिक IV दोगे, फर्स्ट हाइड्रेट देन डायूरेटिक, तो उससे कैल्शियम वॉश आउट होएगा। और डायूरेटिक कहाँ नहीं, कौन सा डायूरेटिक नहीं देना, हाइड्रोक्लोरोथायज़ाइड दैट इज थायज़ाइड डायूरेटिक नहीं देने, क्योंकि ये कैल्शियम के एक्सक्रीशन को रोकते हैं, तो ब्लड का कैल्शियम बढ़ाते हैं। इसलिए थायज़ाइड डायूरेटिक कहाँ देते हो, जहाँ किडनी स्टोन होता है जो कि कैल्शियम के कारण बन रहा है, तो वो क्या करता है, किडनी को कैल्शियम को किडनी के पाथवे में नहीं आने देता, ब्लड में बढ़ाए रखता है। तो उससे क्या होता है, ब्लड में तो बढ़ेगा लेकिन स्टोन नहीं बनेगा, ट्यूब्यूल्स में नहीं आएगा कैल्शियम। तो
thiazide diuretic is not used here because it causes hypercalcemia. You hydrate the patient, then you use IV diuretic. आपके पास पेशेंट आ रहा है एरिथमिया के अंदर, कंफ्यूजन में, कोमा में, पेशेंट अफोर्डेबल है, एंशियस है, सिक है, यू नीड अर्जेंट डिक्रीज ऑफ द कैल्शियम, यू यूज कैल्सिटोनिन. मैंने बताया पैराथायरॉइड और कैल्शियम उल्टा काम करते हैं. पैराथायरॉइड कैल्शियम को बढ़ाने की कोशिश करता है, कैल्सिटोनिन कैल्शियम कम करने की कोशिश करता है. यू यूज द कैल्सिटोनिन. नेजल स्प्रे बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है. और आप कैल्सिटोनिन और कहाँ यूज करते हो? इट इज यूज्ड इन केसेस ऑफ सीवियर बोन पेन, है ना. मैंने आपको कल भी बताया था, पेचेस डिजीज के अंदर सीवियर बोन पेन हो रहा है, यू यूज कैल्सिटोनिन. ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर सीवियर पेन हो रहा है, यू यूज कैल्सिटोनिन. ठीक है. IV इमानड्रोनेट और एलिंडोनेट, दैट इज लाइक बिसफॉस्फोनेट क्लास ऑफ द ड्रग, दे आर वेरी गुड ड्रग इन ट्रीटिंग हाइपरकैल्सीमिया बिकॉज ये बोन से जो कैल्शियम रिलीज हो रहा था उसको रोक देते हैं और बोन में डिपोजिशन बढ़ा देते हैं कैल्शियम का. तो ब्लड का लेवल कम हो जाता है कैल्शियम का, क्योंकि ब्लड से कैल्शियम जाता है बोन के अंदर. सो बट दे टेक टाइम, दे टेक 1 to 2 days टू वर्क. इसीलिए आप इमरजेंसी के लिए कैल्सिटोनिन यूज करते हो. और मान लो आप PHC लेवल पे बैठे हो, आपके पास ये सब कुछ नहीं, जस्ट गिव हिम IV fluid फॉलोड बाय डायबिटिक. सो दैट इज द बेसिकली द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैल्सीमिया. अब मैं बात आता हूँ द अदर कॉजेज ऑफ हाइपरकैल्सीमिया. द मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड कॉजेज हाइपरकैलेमिया ड्यू टू हाइपोकैल्सियूरिया. तो दैट इज ए फैमिलियल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, फैमिलीज में रन करता है, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट के यूरिन से ज्यादा कैल्शियम नहीं निकल पाता है, इसलिए ब्लड में लेवल बढ़ जाता है. बट दीज आर ऑल बनाइन हाइपरकैल्सीमिया, दे डू नॉट हैव एनी सिम्टम, पेशेंट डू नॉट हैव एनी सिम्टम, यू डू नॉट नीड टू ट्रीट देम, जस्ट गेट देयर family's calcium level done. If they are all normal, they are all asymptomatic, you do not need any treatment. So please unnecessary patient asymptomatic है, पैराथायरॉइड कैल्शियम बढ़ा हुआ है, do not straightforward go to the hyperparathyroidism. जस्ट आप उसके कजन्स का, उसके सिस्टर्स और ब्रदर्स का टेस्ट करा लो. इफ इट इज हाइपरकैल्सीमिया एंड ऑल आर बनाइन, तो आपको उसको घर पे भेजना है, रिलैक्स करना. ठीक है. अदर कॉज ऑफ हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी होता है, जैसे मल्टीपल मायलोमा के अंदर हो जाएगा. इसमें द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इज बिसफॉस्फोनेट्स ओनली. द थर्ड एंड इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हाइपरकैल्सीमिया इज TB एंड सार्कोइडोसिस. बिकॉज ग्रेनुलोमा के अंदर क्या होता है, जायंट सेल और ग्रेनुलोमा मिलके causes disease of vitamin D, और ज्यादा विटामिन डी होगा तो कैल्शियम लेवल ज्यादा होगा, दैट इज वेयर कॉजेज हाइपरकैल्सीमिया. इसीलिए सार्कोइडोसिस में आपने सुना होगा हाइपरकैल्सीमिया होता है. तो अगर TB और सार्कोइडोसिस के कारण है, दीज आर ग्रेनुलोमेटस डिजीज, तो ग्रेनुलोमा को सप्रेस करना, यू यूज स्टेरॉइड्स, डेक्सोना यू यूज टू सप्रेस hypercalcemia due to tuberculosis and sarcoidosis. And the final one is hypercalcemia. The final one is hypercalcemia due to सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म, जो कि आप कॉमनली एनकाउंटर करते हो. CKD के पेशेंट में विटामिन डी की कमी होती है, क्योंकि एक्टिव विटामिन डी बनता नहीं है, तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता गट से, और कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो सेकेंडरीली पैराथायरॉइड हार्मोन बढ़ता है. तो सेकेंडरी हाइपर PTH के कारण उसमें पेशेंट को रेयरली हाइपरकैल्सीमिया मिलेगा. कॉमनली इट इज जस्ट सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म. ट्रीटमेंट क्या देंगे, सीना कैल्सेट, और सीना कैल्सेट से भी सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो यू डू एटल कैल्सेटाइड, दैट इज यूज्ड इन IV ड्यूरिंग डायलिसिस. ठीक है. तो ये आज मैंने काफ़ी स्पीड में लेक्चर लिए, बिकॉज आप लोग लास्ट के 2-3 लेक्चर से काफ़ी अच्छी स्पीड से कोऑपरेट कर रहे हो. आई होप इट इज़ क्लियर. जस्ट गिव ए थम्स अप अगर अब तक क्लियर हो गया, ताकि मैं आपको क्विकली स्लाइड से गो थ्रू कराऊँ. किसी को स्पीड ज़्यादा तो नहीं लगी, या कोई डाउट है, या यू नीड टू स्लो डाउन ए बिट, तो बताओ यार. कोई तो इशारे करो, मेरे को समझ तो आए. समझ आ गया तुम लोगों को? जस्ट गिव ए थम्स अप और से यस. ओके, ठीक है. तो अब मैं ना क्विकली स्क्रीन शेयर करूँगा और आपको फटाफट एक बार नोट्स से गो थ्रू करा दूंगा. तो आप क्विकली नोट्स देख लेना, और फिर जो भी डाउट हो यू कैन देन आस्क मी. देखो, अब तक है ना मेरा फंडा थोड़ा सा अलग है. लाइक यू गाइस ऑल बिजी है ना, और मैं जैसे यूजुअली काफ़ी टीचर्स का ट्रेंड रहता है कि क्लास में टाइम पास कर लिया और वो ठीक है. डू कम्युनिकेट टू मी अगर आपको वो सब पसंद है, बट आई थिंक यू आर लाइक ऑल बिजी, यू आर ऑल डॉक्टर्स, सो योर टाइम इज़ क्रूशियल.
तो आई जस्ट वांट टू गेट द मोस्ट डन इन 45 to 50 मिनट्स ऑफ योर्स। तो लेकिन अगर आपको चाहते हो थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहो तो डू टेल मी, आई कैन ट्राई दोज मेथड्स आल्सो, बट इफ यू वांट आर कंफर्टेबल विद दीज मेथड्स सो वी विल कंटिन्यू विद दिस वन। ठीक है, तो पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में क्या है कि द गोल इज टू इंक्रीज द कैल्शियम ऑफ द हार्मोन। तो लो लेवल ऑफ पीटीएच को ज़रूरत है बोन फॉर्मेशन की। तो ऐसा नहीं कि पीटीएच सिर्फ बोन को हमेशा रिजॉल्व करने का काम करता है। लो लेवल ऑफ पीटीएच इज नीडेड फॉर बोन फॉर्मेशन। पीटीएच इज मोस्ट एनाबॉलिक हार्मोन फॉर द बोन। सो इफ गिवन इन अगर ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट में इवन आफ्टर एलिंड्रोनेट भी फ्रैक्चर हो जाता है तो देन यू गिव पीटीएच फॉर हीलिंग। तो आप यहाँ लिख लेना, सो गिवन इफ fracture happens in osteoporosis patient even on bisphosphonates। ठीक है, कैसे काम करता है? कैल्शियम बोन का रिजॉर्प्शन बढ़ा के कैल्शियम बढ़ाता है, पीसीटी का से फॉस्फेट को बाहर निकालता है और बोन का टर्नओवर बढ़ाता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ाता है। द बेस्ट मार्कर ऑफ बोन टर्नओवर इज एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ऑस्टियोब्लास्ट इज बोन फॉर्मिंग सेल, ऑस्टियोक्लास्ट इज बोन रिजॉल्विंग सेल। सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज बड़ा होता है जब रिकेट्स और ऑस्टियोमिलेशिया होता है, तो इनमें हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया, विटामिन डी का लेवल कम होता है, और कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी का लेवल नॉर्मल होता है इसमें पेजेट्स डिजीज के अंदर। ठीक है, लेकिन उसमें एल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। ये अदर कॉजेज जो मैंने डिस्कस करे थे। हाइपरकैल्सीमिया का मोस्ट कॉमन कॉज इज हाइपरपैराथायरॉयडिज्म एंड अदर इज हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी। इसमें पीटीएच लेवल बढ़ता है, उसके कारण कैल्शियम बढ़ता है, उसके कारण सिम्टम आते हैं। सिंड्रोम कैसे? ऐसे ध्यान रखो, 1 सबसे ऊपर से लेके नीचे तक, 2 उससे थोड़ा और नीचे, और 2B उससे भी नीचे। तो देखो पिट्यूटरी एडिनोमा 3P होता है, मेन 1 क्या होता है? 3P। तो पिट्यूटरी एडिनोमा, पैराथायरॉयड एडिनोमा और पेनक्रियाटिक ट्यूमर। मेन 2A क्या होता है? MCT, मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड। इसका मार्कर क्या होता है? कैल्सिटोनिन। MCT और पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया, और लास्ट होता है फियोक्रोमोसाइटोमा। तो MCT, ठीक है, और फियो और पैराथायरॉयड। और अब आप इसमें हटा दो पैराथायरॉयड को, तो ये बन जाएगा MCT, फियो, और अब इसमें क्या आ जाएगा? म्यूकोजल न्यूरोमा, जिसका फीचर होता है NF1। ठीक है, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस का। तो प्लीज ये रट लेना, मैन 1 मैन 2 ये सर्जरी का ओवरलैप है, पैथो का ओवरलैप और मेडिसिन का। जितना ज्यादा ओवरलैप होगा चांसेस उतने ज्यादा होंगे। सिम्टम ऑफ हाइपरकैल्सीमिया में पढ़े थे बोन्स, मोन्स, ग्रोन्स और स्टोन्स। ठीक है, तो अब देखो जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, सबसे पहले गट और किडनी खराब होंगे, उसके बाद ब्रेन, और उसके बाद हार्ट। तो हाइपरकैल्सीमिया में हार्ट स्टॉप इन सिस्टोल, हाइपरकैलेमिया में हार्ट स्टॉप इन डायस्टोल। डायग्नोसिस कैसे करोगे? हाइपरकैल्सीमिया होगा, हाइपोफॉस्फेटेमिया होगा, एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ेगा, लेकिन पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ा हुआ मिलेगा। यूजुअली स्कैन की जरूरत नहीं होती, कराना है सिस्टम भी स्कैन करा लो, ऐसा दिखता है, ये आपको पता होना चाहिए। 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है। इंडिकेशन ऑफ सर्जरी ये सारे आपको मैंने अभी बता दिए थे। किडनी स्टोन हो रही है, सिम्टोमेटिक पेशेंट है, किडनी खराब हो रही है, कैल्शियम 11 से भी ज्यादा है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, लेकिन क्या करोगे? ट्रीटमेंट पैराथायरॉयड को निकाल दोगे। कितना निकालोगे? 3.5। और कहाँ रखोगे? सबक्यूटेनियस स्टेनोक्लूडम एस्टेरॉयड और फोरआर्म पे। मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैल्सीमिया के IV फ्लूइड फॉलोड बाय डायूरेटिक। फास्टेस्ट वे टू डिक्रीज कैल्शियम इज कैल्सिटोनिन, यूज द नेजल स्प्रे। Drugs like IV Ibandronate or Pamidronate takes 1 to 2 days to work। तो इसलिए आप सबसे पहले कैल्सिटोनिन यूज कर लेते हो, और अदर यूज ऑफ कैल्सिटोनिन आपको पता होना चाहिए। सीवियर बोन पेन इन पेजेट्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस। तो ग्राफ पूछा जाता है कैल्सिटोनिन कैसे, शॉर्ट एक्टिंग ग्राफ होता है, बिकॉज कैल्सिटोनिन के प्रति अपनी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है, इसलिए ज्यादा देर तक अपने, इसीलिए कैल्सिटोनिन को क्या होता है, आपको पल्सेटाइल मैनर में देना होता है, कंटिन्यूस देते, इसमें एंटीबॉडी बन जाती है। इसलिए कैल्सिटोनिन को कभी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए नहीं यूज लेते। जैसे पेन में एक्यूट पेन मैनेजमेंट के लिए लेंगे, हाइपरकैल्सीमिया में एक्यूट हाइपरकैल्सीमिया के लिए लेंगे, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए नहीं यूज करते। बिस्फॉस्फोनेट्स का स्टेबल करवे लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं। अदर कॉजेज ऑफ हाइपरकैल्सीमिया इज हाइपोकैल्सियूरिक हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, और इसमें एसिम्प्टोमेटिक होगा, पेशेंट को ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी में बिस्फॉस्फोनेट्स दे दोगे आप, ठीक है। और टीबी और सार्कोइड के कारण अगर हाइपरकैल्सीमिया हो रहा है तो स्टेरॉइड दे दो या फिर कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल का साइड इफेक्ट क्या होता है, ये अपने मेल के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी इनहिबिट करा देता है, तो इसको कभी टैबलेट्स नहीं दी जाती यूजुअली।
ठीक है, ये हाँ एक रेयर एग्जांपल है। सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म देखो ये अपने आप में हाइपरकैल्सीमिया नहीं कराएगा, तो ये आप इसमें हाइपरकैल्सीमिया की लिस्ट से हटा लो, अलग से सेपरेटली याद रखो इसको। ये हाइपोकैल्सीमिया के कारण हाइपरपैराथायरॉयडिज्म होता है, तो इससे पेशेंट को बोन पेन बहुत ज़्यादा होगा। ट्रीटमेंट में सीना कैल्साइट दोगे, अगर इफेक्टिव नहीं होगा तो ईटल कैल्साइट दोगे। ठीक है, सो आई होप यार आज थोड़ा सा तेज चले हैं, बट तुम लोगों ने सही कोऑपरेट करा है। आई होप टुडेज लेक्चर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट है यार आप लोगों को अभी? एनीबडी, किसी भी टाइप का कोई डाउट हो या लेक्चर की स्पीड ज़्यादा लगी हो, कोई भी और या ये लेक्चर को कोई फर्क भी पड़ रहा है नहीं पड़ रहा? ठीक है, कि आई जस्ट वांट कि यार तुम्हारा एक फंडामेंटल बेटर हो पहले से, और तुम्हारी एक ओवरऑल हॉलिस्टिक, लाइक आपने अब तक ये देख लिया होगा कि व्हेनेवर वी लर्न ना, तो अपने सिर्फ मेडिसिन नहीं लर्न करते, वी लर्न फार्मा माइक्रो एज वेल एज पैथो अलॉन्ग विद इट। तो ट्राई करो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने के लिए। ठीक है, सो गुड नाइट यार, टेक केयर। इफ एनीबडी वांट्स टू स्टे एंड आस्क द डाउट, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग, देन यू कैन आस्क द डाउट। तो यार गुड नाइट, टेक केयर, चिल करो, ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर अमंग योर